अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामा का रिव्यू देते हैं। वैसे हम आपको ज़्यादातर क्लिप्स भी दिखाते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कुछ कंटेंट इस तरह का है कि हमने सोचा कि आमने सामने बैठ के बात कर ली जाए। केस नंबर 9 के हवाले से बात करेंगे, मंटो के हवाले से बात करेंगे, गूंज के हवाले से बात करेंगे और शरपसंद के हवाले से बात करेंगे। इनकी किस्तें भी चलेंगी भी, मंटो की भी अभी चलेगी आगे, आज भी लगेगी उसकी किस्त। तो केस नंबर 9 की क्योंकि दोनों लग चुके हैं। सबसे पहले केस नंबर 9 की बात करते हैं। केस नंबर 9 जो है, एपिसोड नंबर 7 जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसके अंदर वो कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट में नूरुल हसन और जो सहर है यानी सबा कमर, उनका आमना सामना होता है और वहाँ पे वो सवाल पूछते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी उससे भी ज़्यादा कि फैसल कुरैशी की जो बीवी है यानी कि वो किरण, वो वहाँ पे पहुँच जाती है। अगरचे उसको रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं वो, लेकिन वो वहाँ पे आ जाती है और उसको वहाँ पे बैठ के जब चीज़ें पता चलती हैं तो बड़ा ज़बरदस्त उसका रिएक्शन भी था, हैरान होने वाला और सारा कुछ। और मज़े की बात ये है कि जो आपने ट्रेलर में भी देखा, बाद में देखा भी, कि वो कहती है कि रोहित अपने दोस्त के लिए यानी कि तेरे लिए वहाँ नहीं हारा, जबकि उसकी बीवी सबा कमर के लिए यानी कि वहाँ पे पहुँच जाती है शहर के लिए, तो वो क्यों नहीं आ रहा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। डायलॉग बहुत ज़बरदस्त थे, टू द पॉइंट थे। मैंने जिस तरह बताया कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब का एक्सपीरियंस जो है वो शो के अंदर इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करने का, वो भरपूर तरीके से राइटिंग स्किल्स के तौर पे सामने आया। उसके अंदर उनको एक एक चीज़ का पता है कि कौन सी दफ़ा लगती है, किस टाइम क्या एविडेंस माना जाता है, कितने लोग अदालत में बैठ सकते हैं, क्या होता है, किस तरह वो वहाँ पे जब नूरुल हसन के दोस्त आ जाते हैं, बुकला वहाँ पे उठा दिया जाता है। जज साहब जो है मेरे फेवरेट, तनवीर साहब, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ा टू द पॉइंट रहते हैं वो भी। तो इस जो एपिसोड नंबर 7 थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि उसके अंदर डायलॉग, उसके अंदर नूरुल हसन की मैं अमूमी तौर पर एक चीज़ के ऊपर हमेशा मुझे थोड़ा मसला रहता है कि वो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। ये ऐज़ा खान वाला जो ड्रामा था जिसमें ऐज़ा खान के वालिद बने हुए थे, उसमें भी आप देख सकते हैं, हमराज था गालबन। तो ये इसके अंदर नूरुल हसन साहब बहुत ज़बरदस्त अदाकारी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बड़ा चस्का ले के मज़े ले के अदाकारी कर रहे हैं, ठहराव के साथ कर रहे हैं। अदालत के अंदर खड़े होकर बोलना और फिर उसके डायलॉग याद करना और उस तरह सारा कुछ रिएक्ट करना एक आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर जान डाली है लोगों को, बाकायदा तौर पर उनके ऊपर गुस्सा भी आता है। इस किस्त के मुकाबले में जो अगली किस्त थी यानी कि जो ट्यूसडे को लगी, 8 नंबर एपिसोड जो थी, वो थोड़ी बोरिंग थी, क्योंकि उसके अंदर रेपिटेशन आपको नजर आई है। अब ये कितनी दफ़ा बता चुकी है सबा कमर, कितनी दफ़ा आ चुका है जहन में कि वो घर से उसके घर वालों ने किस तरह रोका था। दूसरी एपिसोड से ये काम चल पड़ा था कि घर वाले उसको कैसे रोकते हैं पुलिस के पास जाने के लिए। तो ये चीज़ें कुछ उसमें रिपीट लगी हैं 8 नंबर में भी। अब अगर 8 नंबर में मैं क्या फोर्सी कर रहा था कि चले कोर्ट के सीन तो जब होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो सीन आएगा वो एक आधा ही आया है। वो आएगा जो फैसल की बीवी उसको क्या कह रही है, रोहित का क्या टेक है, उसके ऊपर ज़्यादा आएगा। लेकिन इन्होंने ज़्यादा टाइम जो है वो कोर्ट में खड़े होके, ये एक ठीक भी है कि ठीक है कोर्ट के अंदर डायलॉग नहीं सुनाए, उसने ये बता दिया जब उसे पूछा कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई, आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकती हैं, आपको ये पता है कि आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, आपको ये पता है कि किस टाइम किसको बुलाना है, लेकिन आपने 15 पे पुलिस करके फ़ोन करके पुलिस को नहीं बुलाया। तो उसके नतीजे में वो वहाँ पे क्या होता है वो सबा कमर सारा कुछ ख्याल में बताती है, लेकिन चीज़ें वहाँ पर रिपीट लगी हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। बहुत दफ़ा ये हो चुका है कि वो पुलिस बार बार बता रही है, तो इससे ज़रा बचा जा सकता था। ये केस नंबर 9 की डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, जितना सेंसिटिव टॉपिक है उतनी सेंसिटिव और डेप्थ के साथ उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी एग्जीक्यूशन स्क्रीन के ऊपर उतने ही अच्छे तरीके से दिखाया है। सबके लहजे बड़े अच्छे हैं, टोन बहुत अच्छी है। थोड़ा मुझे शफीक से मसला था, इंस्पेक्टर शफीक से, शुक्र है उन 2 किस्तों में ज़्यादा आया ही नहीं। तो इस वजह से ये ड्रामा बहुत अपना एक ना उसके अंदर फ्लैशबैक चलते हैं ना गैर ज़रूरी तौर पर OST चलता है, एक है वो नीसा वो पीछे हल्का सा चलता है, लेकिन वो उसको सूट करता है। तो ये तो है केस नंबर 9 की बात। अब आते हैं ज़रा बंटो के ऊपर। बंटो ड्रामा में मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले, आप देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर मेरा सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो देखेंगे, उसमें आपको सबसे पहले नज़र आएगी वो वाली वीडियो। मैं बंटो नहीं हूँ कि आगे क्या होगा। 1 महीना पहले मैंने बता दिया था कि रिश्ता, उस टाइम हालांकि दूर दूर कोई इम्कान नहीं था, उस टाइम हज़रत के साथ उसकी मंगनी हो चुकी होती है, हज़रत का अब्बा भी जिंदा था, सब कुछ मैं और हुमायूं सईद साहब भी सोच रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम मैंने बताया था कि इसकी मंगनी जो है वो हाथ मांगेंगे उसके लिए, फरहाद के लिए, मेमल की। आज वही हो रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ मैंने ये भी बताया था जो अभी आगे होगा कि इफ़रा का वालिद जो है वो आगे इसको गोली मारेगा फरहाद को, ये आगे जाके होगा। लेकिन अब इसमें ये तो है कि रिश्ता मांग लिया है, अब इस
कि हामी कौन भरेगी, क्या मेमल भरेगी? मेमल पीछे हट जाएगी मंटो से, और जब देखेगी कि मेरा भाई मर रहा है तो मैं खुद ही इसकी हामी भर लेती हूँ, खुद मैं पीछे मतलब बता देती हूँ, क्योंकि वालिद तो नहीं मान रहा। ये होगा। या सबा फैसल जो नसीबा है वो मजबूर करेगी कि मेरा बेटा ना मर जाए, वो एक ही बेटा मेरा रह गया, वो कुछ करेगा। क्योंकि ये वाली जो कल वाली एपिसोड है, इसके अंदर एक चीज़ तो तय हो गई है कि बाबर अली साहब, वैसे तो बाय द वे बाबर अली साहब की एपिसोड थी, यानी कि बिनियामीन की एपिसोड थी सारी, लेकिन बिनियामीन के ऊपर लोगों को गुस्सा बड़ा आया, उसके अंदर का घटियापन भी सामने आया। किस तरीके से वो वीडियो बना के कहता है इतना काट दो, इतना ये कर दो, किस तरीके से वो डट जाता है कि मेरे बेटे के मेमल के हवाले से। तो वो सब कुछ, वो मियाँ जी भी कहते हैं कि तुम ही हर दफ़ा औरतों को बीच में लेके आते हो, तुम्हारी वजह से होता है। तो लेकिन बाबर अली ने बड़ी शानदार और जम के अदाकारी की है। साइमा जहाँ पे जाने लगती हैं, अमूमी तौर पे देखा गया है कि जब, क्योंकि किरदार को पता होता है कि मैंने यहाँ पे रुकना है, मैं अगली दफ़ा जब क्लिप दिखा भी दूंगा आपको, तो अमूमी तौर पर जब कोई जाने लगता है, जा रहा होता है, कैमरे से फ्रेम आउट होने वाला होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पे रिहर्सल में तो पता होता है ना कि यहाँ पे ये किरदार दूसरा रोकेगा, फिर उसको रोकते हैं। अमूमी तौर पर किरदार पिछले वाले किरदार के रोकने, रुको बात सुनो, वो पहले रुक जाते हैं, पहले रिएक्ट कर देते हैं। इसमें साइमा बड़ी तसल्ली के साथ, कोई उनको जल्दी नहीं है, वो जा रही है कैमरे से यूँ निकल के, और इवन एक सेकंड फिर भी लेती है जब पीछे से नसीबा कहती है कि रुको, या नसीबा या उसका भाई कहता है रुको, तो फिर भी वो एक सेकंड फिर आराम से तसल्ली के साथ घूमती है। बड़ा ही शानदार रिएक्शन। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जल्दी रिएक्ट करते हैं किरदार, अभी वो पीछे वाला किरदार नहीं कहता कि रुको, अभी वो सांस लेता ही है कहने के लिए रुको, वो पहले रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है रुकना है, डायलॉग का तो पता होता है। लेकिन ये रिएक्शन मुझे इतना पसंद आया कि मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। तो ओवरऑल जो मैंने बताया कि इस ड्रामे के अंदर सारा कुछ होने वाला है या हो सकता है पॉसिबल, उसकी पॉसिबिलिटी भी जो है उसके हवाले से भी बात की है। बाकी हुमायूं सईद साहब इस एपिसोड में थोड़े से इररिलेवेंट नजर आए, हालांकि वो उसके घर भी जाते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन थोड़े से इररिलेवेंट नजर आए। ज़्यादातर जो था वो बाबर अली की फैमिली का मसला उसके ऊपर छाया रहा। अब आते हैं ज़रा गूंज के ऊपर। गूंज ड्रामा बहुत ज़बरदस्त, अगेन डायलॉग्स के ऊपर बड़ी मेहनत की है। मैंने पहले भी कहा था कि दफ्तर के अंदर क्या पॉलिटिक्स होती है, किस तरह हरासमेंट वगैरह सारा कुछ किया जाता है, हरास किस तरह किया जाता है, वो सारा कुछ जिसने भी लिखा है भरपूर तरीके से, उसके असूल क्या होते हैं, HR क्या कर सकता है, HR किस कहाँ पे आगे डंडी मारता है, वो सारा कुछ इसके अंदर दिखाया गया। उसके साथ साथ अब जो वो दूसरे नंबर वाली बेटी है खालिद अनम की, जरनाब के बाद वाली नाजिश जो है जिसने शादी कर ली है, उसके घर वो जाते हैं खालिद अनम, और वो गिफ्ट लेके, वो आगे से कहता है यहाँ पे मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। अब ज़ाहिर है ससुर अपने दामाद के घर जाए, लेकिन दामाद के पास से ही पता चल जाए कि वो कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, वो फ़ौरन उसी स्पीड से बड़े अच्छे एक्सप्रेशन के साथ निकले, चलो 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 बेटे चलो, गिफ्ट निकाल के। लेकिन वही वाला सीन जब दरवाजे से बाहर है तो वहाँ पे खालिद अनम ने बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी की। वहाँ से तो उनके ऊपर बड़ा वो भी आता है, रहम और तरस भी आता है जब वो निकलता है गिफ्ट हाथ में उठाए हुए, लेकिन जब बाहर निकलता है वही वाला खालिद अनम जो वहाँ से कहता है चलो चलो बेटी, वहाँ से मुड़ता है और बाहर निकल के क्या कमाल एक्सप्रेशन थे एक बाप के जो होने चाहिए थे खालिद अनम साहब के, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिखाए। ये बहुत ज़बरदस्त सीन था। उसके अलावा डायलॉग ख़ास तौर पे जो जरनाब बोलती है कि हम किसी के कहने के ऊपर जीते हैं, कोई ये कपड़े पहनो वो ना पहनो, ये कर लो वो कर लो, ये वाला काम करो वो ना करो, इस तरह करते करते हम जी नहीं पाते और हम चले जाते हैं इस दुनिया से। भरपूर तरीके से बड़े अच्छे डायलॉग्स थे। तो अब देखते हैं कि इस ड्रामे में क्या अब आगे मोड़ आता है। एक रह गया शर्त पसंद। शर्त पसंद की एपिसोड नंबर जो 3 थी बहुत बोरिंग थी। अगरचे लड़का प्रपोज करता है, ठीक है, उसको हीरा मानी को, लेकिन उसके अंदर 5-6 सीन खाम खा के डाले कि जनाब वो उधर उसको लेके जा रहा है। हाँ, भले वाला उसको देखेंगे, ठीक है, वो आप रेफरेंस के तौर पे दिखा सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबे सीन दिखाए हैं रेफरेंस के तौर पे, इस तरह कि वो बार बार आ रहा है, महल्ले वाले जनाब उसके ऊपर इरिटेट हो रहे हैं और उस पर शक कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो दिखाया जा सकता था। लेकिन वो जनाब लेके जब जाता है तो फिर कभी डिनर कर रहे हैं, कभी अंदर जाके कपड़े पसंद कर रहे हैं। वो ये यहाँ से पता चलता है कि किस तरह 35 और 37 कैसे पूरी की जाती हैं, या 38-40, अब कई तो 50 से भी ऊपर चली जाती हैं। तो ये गैर ज़रूरी था। उसमें नुमान इजाज़ का भी काम था। इस ड्रामे का वाहिद इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो नुमान इजाज़ का किरदार है। उसको आप जितना ज़्यादा दिखाएंगे ड्रामा उतना इंटरेस्टिंग लगेगा, जितना कम दिखाएंगे उतना वो वाली बोरिंग लगेगी। 3 के मुकाबले में 4 नंबर एपिसोड में नुमान इजाज़ का काम ज़्यादा था। अगेन उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, किस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं 5,000 का उसके साथ, और कहाँ कहाँ दिमाग उनका चलता है, क्या क्या उसको जितनी खूबसूरती के साथ वो निभा रहे हैं किरदार को, जितना मज़ा लेके, वो शर्त पसंद। तो ये कुछ ड्रामे थे। आगे जाके देखते हैं इनके साथ ड्रामों की स्टोरी जो है क्या रुख लेती है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।